नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए उद्यम और धनुर्पालन से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन हम करते हैं। इन सूत्रों में मुख्यतः भाग्य स्थान का अन्य धनदायक या शुभ भावों से संबंध और ग्रहों से संबंध का विवेचन विशेष रूप से करेंगे। पहला सूत्र है, इसमें बहुत सारे सूत्र समाहित हैं। देखते हैं, यदि नवमाधिपति बृहस्पति और शुक्र पापयुक्त होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक भाग्यहीन होता है, और यदि केंद्र अथवा त्रिकोणगत हों तो जातक भाग्यशाली होता है। नवमाधिपति भाग्यस्थान का स्वामी बृहस्पति और शुक्र, ये तीन ग्रह यदि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठे हों तो जातक भाग्यहीन होता है। और यदि वही बृहस्पति, शुक्र और नवम भाव का स्वामी कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों तो वैसा जातक भाग्यशाली होता है। इसमें अगला है कि यदि भाग्यस्थान में पापग्रह स्वक्षेत्री और शुभदृष्ट हो तो जातक राजा के समान वैभवशाली और सौभाग्यशाली होता है। नवम भाव में यदि पापग्रह बैठा हो और स्वक्षेत्री हो या बली हो, जिसको बोलते हैं, उच्च हो, मूल त्रिकोण का हो और शुभ दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ऐसा जातक राजा के समान वैभव संपन्न होता है और सौभाग्यशाली होता है। इसमें अगला कहा जा रहा है कि नवम स्थान में सभी ग्रहों का योग अथवा सभी ग्रहों की दृष्टि रहने से जातक सौभाग्यवान और राजा तुल्य होता है। भाग्य स्थान पर यदि सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जो सब 7 प्रकाशक ग्रह हैं उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही हो, या भाग्य स्थान में 7 ग्रह बैठे हों, तो वैसा जातक सौभाग्यवान होता है और राजा के तुल्य होता है। अगला है कि यदि भाग्य स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो अथवा अस्त या शत्रुगृही ग्रह नवम स्थान में बैठा हो तो ऐसा जातक भाग्यहीन होता है। नवम भाव पर शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही हो और या नवम भाव में अस्त होकर के या शत्रुगृही होकर कोई ग्रह बैठा हो तो वैसा जातक भाग्यहीन होता है। आइए आगे चलते हैं। इस सूत्र में भी कई सारे सूत्र हैं जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। लग्न, पंचम और द्वितीय स्थान में बलवान ग्रह के रहने से जातक विशेष भाग्यशाली होता है। लग्न में, पंचम भाव में और द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान में, ये 3 स्थान में यदि बलवान ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक विशेष भाग्यशाली होता है। अगला है कि यदि नवमाधिपति केंद्र में बैठा हो और नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती हो अथवा नवमेश की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही हो तो जातक के लिए भाग्यदायक होता है। नवम स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा हो और नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, नवमेश केंद्र में बैठा हो और नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, या नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या नवम भाव पर नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो, नवमेश अपने ही भाग्य स्थान को देख रहा हो, तो जातक के लिए भाग्यदायक होता है, वैसा जातक भाग्यशाली होता है। अब एक सर्वमान्य सा सूत्र है कि नवमेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का स्वामी भाग्य का कर्ता होता है। नवमेश भाग्य स्थान का स्वामी जिस भाव में बैठता हो उस भाव का स्वामी भाग्य का कर्ता होता है, और नवमेश भाग्य की पुष्टि करने वाला ग्रह होता है। और नवम से पंचम स्थान का स्वामी अर्थात लग्नेश, नवम से पंचम स्थान अर्थात लग्न का स्वामी भाग्य का बोध कराने वाला ग्रह होता है, वो भाग्य के बारे में बताता है।
कौन कौन सा ग्रह? नौम भाव का स्वामी नौमेश जिस राशि में बैठा है उस भाव में स्थित राशि का स्वामी, और लग्नेश लग्न नौम से पंचम भाव का स्वामी। ये तीनों ग्रह जो हैं सो नौमेश भाग्य का कर्ता ग्रह होता है। नौमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भाग्य का कर्ता ग्रह होता है। नौमेश भाग्य की पुष्टि करने वाला ग्रह होता है, और नौमेश नौ से पंचम स्थान का स्वामी अर्थात लग्नेश भाग्य का बोध कराने वाला ग्रह होता है। इसी कारण तीनों ग्रहों के बलाबल पर भाग्य का बलाबल निर्भर करता है। ये तीन ग्रह नौमेश और नौमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी और लग्नेश, ये तीनों ग्रह के बलाबल पर यदि बली है या निर्बल है उस पर जातक के भाग्य की प्रबलता निर्भर करती है। अर्थात यदि ये ग्रह स्वक्षेत्री हो, उच्च के हो अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो तो जातक चिरकाल तक भाग्योदय का सुख भोगता है। अगला पॉइंट है, यदि द्वितीयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो जातक दरिद्र परिवार में जन्म लेने पर भी बड़ा भाग्यशाली होता है। धन भाव का स्वामी यदि धन भाव में ही बैठा हो स्वगृही होकर या दशम भाव में स्थित हो तो वैसा जातक यदि दरिद्र परिवार या निर्धन परिवार में भी जन्म लेता है तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। अगला है कि यदि चतुर्थेश और नवमेश द्वितीय स्थान में बैठे हों तो जातक आजन्म सुखी और धनी होता है। सुख स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी ये दोनों एक साथ होकर के धन भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक आजन्म सुखी और धनी होता है। अगला सूत्र है, यदि शुक्र अथवा बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा हो तो मनुष्य धनाढ़ होता है। यदि द्वितीय और एकादश स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो भी जातक धनाढ़ होता है। शुक्र अथवा बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा हो, दो में से कोई भी एक ग्रह, तो वैसा जातक धनाढ़ होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि यदि द्वितीय और एकादश स्थान में धन भाव में और आय स्थान में भी यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो वैसा जातक भी धनाढ़ होता है, बहुत धनी होता है। यदि द्वितीय और पंचमेश चतुर्थ स्थान में बैठे हों तो जातक आजन्म सुखी और धनाढ़ होता है। धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों मिलकर के यदि सुख स्थान में बैठे हों, चतुर्थ भाव में बैठे हों तो जातक आजन्म सुखी और धनाढ़ होता है। यदि द्वितीय और नवमेश केंद्रगत हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक बहुत धनवान होता है। धन भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी यदि दोनों केंद्र में स्थित हों, कोई जरूरी नहीं हो कि एक साथ स्थित हो, लेकिन केंद्रस्थ हों दोनों ग्रह और उन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है। अगला सूत्र है, यदि नवमेश केंद्र अथवा त्रिकोणगत हो और लग्नाधिपति अपनी उच्च राशि में हो तो जातक आजीवन सुख समृद्धि से युक्त होता है। नवमेश या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो कुंडली में तो ऐसा जातक आजीवन सुख समृद्धि से युक्त होता है, जीवन भर सुख समृद्धिवान रहता है वैसा जातक। इससे संबंधित उद्यम और धनोपार्जन से संबंधित जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।